अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन Ahrefs के बारे में। इन द पास्ट हमने गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को देख लिया था। हमने कंटेंट और एसईओ की जितनी भी सेशंस करे हैं और जितनी भी ट्रेनिंग्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं उसमें मैंने बहुत सारी जगहों पे आपको ये चीज़ बताई कि हम लोग फ्री टूल्स को भी यूज़ कर रहे होंगे और हम पेड टूल्स की भी जो है इन फ्यूचर बात करेंगे। तो आज हम इन डिटेल उस पेड टूल को डिस्कस करेंगे Ahrefs। ऑल्दो बहुत सारे अलग पेड टूल्स भी होते हैं जिसमें मोस्ट फेमस जो होते हैं अलोंग साइड Ahrefs वो एसईओ मोज या एसईएम रश होता है। बट ये यूज़ेबिलिटी की बात होती है। मेरा जो है वो एक्सपीरियंस Ahrefs से ज़्यादा है। आप चाहें तो आप दूसरे पेड टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ सिंप्लिसिटी और द अमाउंट ऑफ सर्विसेज जो Ahrefs प्रोवाइड करती है अपने टूल के साथ, तो मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है कि इसको यूज़ किया जाए। और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर Ahrefs को ही यूज़ करें। तो Ahrefs सिर्फ़ और सिर्फ एसईओ के पर्सपेक्टिव से टूल नहीं है। Ahrefs आपको कंटेंट के एस्पेक्ट में भी बहुत हेल्प कर रहा होगा। और अगर आप अपने ब्रांड के ऊपर या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पीपीसी भी रन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है Ahrefs की टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एक छोटी सी डेफिनेशन Ahrefs की आपके सामने आई रही है, इन अ सेंस के वो जो इम्पोर्टेंस है उसकी फॉर कंटेंट एसईओ पीपीसी हर तरीके में जो है वो Ahrefs हमारे लिए यूज़फुल होता है। और जो है उसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग फ्री टूल्स में नहीं कर पा रहे होते और टू सम एक्सटेंट वहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको हम स्केल कराना चाह रहे हैं, जिसको हम फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पेड टूल्स की जो है इवेंचुअली ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसमें फिर हम समथिंग सिमिलर टू Ahrefs यूज़ कर रहे होते हैं और माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप जो है वो Ahrefs को ही यूज़ करें। तो नेक्स्ट अच्छा हाँ, सबसे पहले हमारे पास बैकलिंक एनालिसिस है। तो बैकलिंक एनालिसिस को देख लेते हैं। ये दराज की होम स्क्रीन है। आप जब भी दराज को सॉरी ये Ahrefs की होम स्क्रीन है और इसमें जब भी आप कोई भी यूआरएल इंटर करेंगे तो उसके बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू उस वेबसाइट का आपका आ जाएगा। इसमें करना ये होता है जस्ट फॉर ओवरव्यू पर्सपेक्टिव। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आपको कोई भी डोमेन है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यूआरएल या वो डोमेन आप जो है सिंपली डैशबोर्ड पे इंटर करेंगे और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। इसमें रेकमेंड ये किया जाता है कि आप ऑन एंड ऑफ अपनी ख़ुद की वेबसाइट जो भी है उसको भी आप जो है वो डैशबोर्ड के थ्रू सर्च करें और उसके अंदर जो भी अपडेट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। वैसे जब आपकी अपनी साइट होती है तो वो आप ऑफिशियली जो है Ahrefs के अंदर उसको जो है वो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर जो है वो इन डिटेल साइट ऑडिट चलाते हैं, समथिंग सिमिलर टू गूगल सर्च कंसोल। बट इसमें भी उसकी बहुत सारी जो है वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम इन डिटेल देख रहे होते हैं। तो अब इस केस में जैसे मैंने दराज डॉट पी के को सर्च करा है, तो दराज डॉट पी के से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि ये जो वेबसाइट है ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, काफ़ी टाइम से ये काम कर रही है और ये एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है और ये लिमिटेड टू अ फ्यू प्रोडक्ट्स नहीं है। इनके ऊपर इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है ये या इनकी जो कैटेगरी है ओवरऑल वो बहुत वास्ट है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं तो उससे घबराना नहीं है। मैं इसके लिए एक और चीज़ यूज़ कर लेता हूँ। अगर हम लेट्स से अमेज़ॉन के ऊपर ही कुछ सर्च कर लेते हैं। हम्म, हमने इन द पास्ट वॉचेस की बात की थी तो वॉचेस को ही देख लेते हैं। अच्छा, गारमिन। तो ये एक प्रोडक्ट है और ये इनकी कंपनी है गारमिन। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम
इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें। आप इसको इस तरीके से भी जो है इनके ऊपर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कंसिडरिंग कि आप ऑलरेडी किसी ऐसी प्रोडक्ट या ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं जो सिमिलर है, लेट्स से वायरलेस या स्मार्ट वॉचेस के लिए। तो अब हम यहाँ पे गारमिन सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये गारमिन की ऑफिशियल वेबसाइट है। अमेज़ॉन पे तो खैर इनका अपना है, लेकिन ये गारमिन का अपना जो है वो पेज है। तो हम गारमिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि हम स्पेसिफिकली बैकलिंक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं गारमिन के एस्पेक्ट से आपको बैकलिंक्स की जो भी इंफॉर्मेशन हम एचएफ से यूज़ कर रहे थे उनको देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। इनके आप देखें टोटल नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रेफरिंग डोमेन्स आपके सामने शो हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इनके टोटल कितने रैंक हुए हैं। अच्छा, ये रैंकिंग इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सारे कीवर्ड्स जो हैं इनके टॉप 10 में आ रहे हैं। कुछ कीवर्ड्स इनके बहुत ज़्यादा जो हैं वो नीचे भी होते हैं। ये ओवरऑल एक सम बता रहा होता है आपका, जो जितने भी कीवर्ड्स रैंक हैं फ्रॉम 1 टू 1000 पेजेस। इनका जो टोटल ट्रैफिक है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक वो समवट अराउंड 7.5 लाख का है, जिसमें एक तकरीबन 1 लाख जो है वो ट्रैफिक का डिक्लाइन आया है। तो दिस इज़ समथिंग इन्फॉर्मेटिव कि आप देखें कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है, या इन्होंने मोस्ट लाइकली शायद कैंपेन्स रन नहीं करी हैं, या इन्होंने अपने एसईओ पे इतना फोकस नहीं करा हुआ है, जिसकी वजह से इनके ट्रैफिक के अंदर एक डिक्लाइन आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ़्ट पे देखते हैं बैकलिंक्स शो हो रहा है हमारे पास। हमें यहाँ पे बैकलिंक्स पे क्लिक करना है, और ये जो नंबर है ये इन डिटेल आपको इन द फॉर्म ऑफ बैकलिंक्स शो हो जाएगा। अब ये वो सारे लिंक्स हैं जो इनको मिले हैं फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। तो यहाँ पे अलग अलग जो है आप वेबसाइट्स देख रहे हैं, और अलग अलग जो है उनसे रिलेटेड लिंक्स आपके सामने शो हो रहे हैं। तो अब ये रेफरिंग पेजेस हैं। जैसे इस केस में हम देखें कि गारमिन कम एक्सप्रेस डॉट ग्लोबल एक वेब पेज था, जिन्होंने गारमिन डॉट कॉम को और गारमिन डॉट कॉम के इस पेज को लिंक किया हुआ है। तो ये गारमिन का मोस्ट लाइकली अपना ही कोई पेज है जो उनको लिंक कर रहा है। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो आप ये देख सकते हैं कि विकीपीडिया से भी इनको लिंक मिला हुआ है। फर्दर आप नीचे जाते हैं तो और इनके पास गारमिन से रिलेटेड जो है वो अलग अलग पेजेस जो हैं वो इनको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं नोट करने की वो ये हैं कि हमने डिस्कस करा था कि हम फॉलो लिंक्स या डू फॉलो लिंक्स को जो है वो किस तरीके से अप्रोच कर होते हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ ये होती हैं कि हम डू फॉलो लिंक्स के ऊपर जाएं, और अगर वो नो फॉलो है तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो हम उनके ऊपर जो है वो अप्रोच ना करें। बट देन अगेन अगर कोई ऐसा डोमेन है जिसकी रैंकिंग या जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ से अगर हमें नो फॉलो लिंक भी मिल रहा है तो इट मेक्स सेंस। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल आपके सामने आ रही है। विकीपीडिया से जो इनको लिंक मिला हुआ है वो नो फॉलो है, बट एसईओ पर्सपेक्टिव से विकीपीडिया का लिंक हाईली मैटर करता है। तो अगर आपको वहाँ से नो फॉलो लिंक भी मिल रहा है तो यू शुड गो फॉर इट। और इसके खैर वो एक अलग तरीका है पूरा विकीपीडिया का, जिसमें आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि वो आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विकीपीडिया के पेजेस को प्रोवाइड कर रहे हैं इन वन वे और दी अदर, तो वो फिर इवेंचुअली आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो लेकिन कहने का मकसद है कि विकीपीडिया के लिंक्स बहुत मैटर करते हैं। आप स्टार्ट में जिस तरह से हम स्टार्टअप्स पे ज़्यादा फोकस होता है हमारा, तो हम डायरेक्टली जो है विकीपीडिया को इस तरह से जो है वो टारगेट नहीं कर सकते। बट हम अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पिछले 5 या 6 सालों से काम कर रही हैं, और हम उनके उनके लिए जो है वो एसईओ सर्विसेज या कंटेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको विकीपीडिया के इन पेजेस पे अप्रोच करना जो है वो हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ और चीज़ें आ रही हैं। डोमेन रैंकिंग और यूआरएल रैंकिंग ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। रेफरिंग डोमेन्स, लिंक डोमेन्स, एक्सटर्नल लिंक्स, ट्रैफिक, कीवर्ड्स
और एंकर एंड बैकलिंक, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास इन टर्म्स ऑफ द रेफरिंग पेजेस आ रही होती हैं। आपको यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि आप जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेन रैंकिंग वेबसाइट्स हैं आप उनको अप्रोच कर सकें और उनसे जो है एक आप लिंक्स जो है वो अप्रोच कर सकें। तो सिमिलरली जैसे हमारे केस में अगर हम देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं किसी ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ जो कि स्मार्ट वॉचेस ही जो है वो सेल करती है, तो एज एन एसईओ मेरी जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि मैं यहाँ से ऐसे पेजेस ढूंढ सकूँ जो अगर garment.com को लिंक कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली मैं उनको अप्रोच करूँ कि वो मुझे भी लिंक करें। अब यहाँ पे आप देखें यूट्यूब के जो लिंक्स हैं वो मोस्ट लाइकली अगर चैनल लिंक्स हैं तो आप फिर वो एफिलिएट और उस टाइप के जो है कोई अप्रोच जो है वो कर रहे होंगे रेफरल सिस्टम के थ्रू। बट अगर कोई जनरल ब्लॉग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने मोस्ट रिसेंटली किसी को लिंक करा है, तो वहाँ पे वो जो है आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सारे लिंक्स को गो थ्रू कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग्स, और आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस होता है उसमें ये होता है कि आप ऐसे वेबसाइट्स को यहाँ से निकाल सकें जो ब्लॉग्स या न्यूज़ आर्टिकल्स हों या न्यूज़ वेबसाइट्स हों जो कि समवट आपकी इंडस्ट्री और आपकी जो टारगेट मार्केट है उसके बारे उनको केटर कर रही हो और आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उनको जो है वो लिंक आउट कर रही हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पे आप देखें लाइव आ रहा है, एक आपके पास रीसेंट आ रहा है और एक आपके पास हिस्टोरिकल डेटा आ रहा है। अच्छा, लाइव और रीसेंट में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि आप कोशिश ये करें कि आप दोनों को ही देख लें, लेकिन इसका मैं आपको फ़र्क इस तरह से बता सकता हूँ कि अगर किसी गूगल का जो क्रॉलर होता है अगर वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे लिंक हो रहा है, तो अगर वो लिंक फॉर सम रीज़न डाउन हो जाता है तो गूगल उसको अपने स्टोरेज में रखता है तकरीबन 3 महीने तक। उस 3 महीने में वो लिंक लाइव रहता है, बट वो इवेंचुअली वहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा होता और वो जो लिंक है वो यूज़र के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है। और उसका जो अ, उसका जो हल होता है वो ये होता है कि वो इवेंचुअली गूगल आफ्टर 90 डेज़ वो ये मेक श्योर कर रहा होता है उस ड्यूरेशन के अंदर कि वो जो जिस पेज को उसने लिंक किया हुआ है अगर वो डाउन है तो वो उन 90 डेज़ के अंदर वापस अप हो जाए। अगर वो अप हो जाता है तो वो लिंक सेम रहता है, अगर वो डाउन फिर भी रहता है तो वो लिंक जो है वो एक तरीके से रिमूव कर दिया जाता है गूगल की इंडेक्सिंग के अंदर। और अगर आपके केस में इस तरीके से हुआ है कि आपको किसी ने लिंक किया हुआ था और आपका वो लिंक डाउन हो गया है, तो आप फिर ये मेक श्योर करें कि वहाँ वो जो लिंक है वो आप दोबारा से अप कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको जो लिंक जूस उस वेबसाइट से या उस वेब डोमेन से मिल रहा है वो फिर आप इवेंचुअली लूज़ कर जाएंगे। तो ये इन केस ऑफ कंपेटिटर्स देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ऐसे लिंक्स को मेक श्योर कर सकें कि अगर वो रिसेंटली डाउन हुए हैं तो आप कुछ ऐसी अपने कंटेंट के अंदर चीज़ें ला सकें या ऐसा कोई चीज़ पब्लिश कर सकें कि वो जो ब्रोकन लिंक था उसको आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकें। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे वो लिंक्स आ रहे होंगे जिन्होंने मोस्ट रिसेंटली उस पर्टिकुलर पेज को लिंक करा है। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन अ सेंस मिल जाती है कि जिन्होंने इस पेज को लिंक करा है तो मोस्ट लाइकली अगर आप सिमिलर डोमेन के अंदर हैं तो वो आपको भी लिंक कर सकते हैं अगर आप उनको अप्रोच करें और आपके बीच में जो है कोई उसके ऊपर डील जो है वो फाइनल हो जाए। इन मैनी केसेस आपको जो है अगर वो आप बिल्कुल सिमिलर एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, आप भी अगर एक ही प्रोडक्ट को लेके वो कर रहे हैं या एक ही सर्विस को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो इफ़ द वेबसाइट इज़ टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग तो इट्स हाईली लाइकली कि वो आपको भी लिंक बैक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास लॉस्ट वाला जो है वो बटन है और इसमें जो भी लिंक्स इन द पास्ट लॉस्ट हो गए फॉर वन रीज़न और दी अदर वो हमारे पास शो हो रहे होते हैं। क्योंकि ये लाइव
सारे सर्च कर रहा होता है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने में। अच्छा, ये सारे वो लिंक्स हैं जो इन द पास्ट लॉस्ट हो गए, बट गूगल के नज़र में ये अभी लाइव लिंक्स हैं। तो आप इनको बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप इनको इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं कि इनको मोस्टली रिसेंटली जो है ये लिंक्स लॉस्ट हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली हम इनको इन द फ्यूचर अप्रोच कर सकते हैं अगर ये हमारे लिए वैल्यूएबल लिंक्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ब्रोकन बैकलिंक्स आता है। ब्रोकन बैकलिंक्स हमारे लिए बैकलिंक वाला जो डोमेन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि डेड होते हैं और इनके ऊपर ट्रैफिक जा रहा होता है, और ये वो अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप उस रेफरिंग डोमेन को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। और जिस तरीके से हमने पिच की बात की थी वो वाली चीज़ हम जो है इसमें अप्रोच में ये चीज़ को चेंज करते हैं कि वी वर लुकिंग एट योर आर्टिकल्स और योर ब्लॉग और योर कंटेंट एंड वी नोटिस दैट यू हैव अ ब्रोकन बैकलिंक। उस ब्रोकन बैकलिंक में लेट्स से कि उन्होंने इन आवर केस गारमिन को जो है वो कहीं ना कहीं लिंक किया हुआ था, और गारमिन का जो वो पर्टिकुलर यूआरएल था वो 404 हुआ हुआ था। तो वहाँ पे आप इस तरीके से पिच कर सकते हैं कि आपका जो ये लिंक था वो ब्रोकन है, बट वी एज अ कंपनी या वी एज अ वेबसाइट हैव समथिंग सिमिलर as Garmin, and we would like you to take a look at it, and if it feels okay, then you can link us on that particular page instead of Garmin। तो जो भी रेफरिंग डोमेन होता है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये होती है, क्योंकि वो जिस कंपनी को या जिस वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं वो ऑलरेडी ब्रोकन लिंक है, तो वहाँ पे वो जो गैप आ गया है कंटेंट का जो उनको फिल करना है, क्योंकि वहाँ पे उनको इवेंचुअली किसी न किसी को लिंक करना था, और सिंस जिसको उन्होंने लिंक करा हुआ था तो वो ब्रोकन था, तो वहाँ पे आप अपने आप को पिच कर सकते हैं। और आप अगर आपके पास सिमिलर कंटेंट है तो आप वहाँ पे पिच कर सकते हैं कि मैंने भी इसी तरीके का कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे हमें इसकी जगह पे लिंक दे सकते हैं। सिमिलरली रेफरिंग डोमेन्स में जिस तरीके से बैकलिंक्स में आपको लिंक बाय लिंक सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कौन से लिंक से कहाँ पे जो है रेफ़र हुआ है, उसी तरह रेफरिंग डोमेन्स में आपको उन सारी वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जिन्होंने उस पर्टिकुलर डोमेन को लिंक किया हुआ है। इन आवर केस गारमिन को यूट्यूब ने, वर्डप्रेस ने, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और इन सारी जो है वो वेबसाइट्स ने लिंक किया हुआ है, और जो जितने भी लिंक्स हैं वो आपको यहाँ पे लिंक्स टू टारगेट में शो हो रहे होंगे। तो इस केस में हम ये देख लेते हैं कि यूट्यूब के इन दो लिंक्स के ऊपर जो है वो गारमिन इस तरीके से लिंक हुआ है। तो यहाँ पे ये नो फॉलो लिंक्स हैं यूट्यूब के, बट सिंस ये यूट्यूब से आ रहे हैं और अगर ये किसी डायरेक्टली रेफरल प्रोग्राम से आ रहे होंगे तो हमें जो है इस चीज़ के लिए ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये नो फॉलो हो, क्योंकि वो हमारा एक इंटायर जो रेफरल प्लान है और उसका पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि बेस्ड ऑन डोमेन रैंकिंग हमें सारी वो वेबसाइट्स का पता चल रहा है जिन्होंने हमारे कंपेटिटर को लिंक किया हुआ है, तो हम भी कोशिश ये कर सकते हैं कि उनको अप्रोच करें और उनसे जो है वो एक लिंक जनरेट करवा सकें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेफरेंस डोमेन्स के बाद एंकर्स का ऑप्शन आ रहा है। एंकर्स की हमने बात पहले कर ली थी कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। एंकर टेक्स्ट में जो भी एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को लिंक कर रही होती थी वो जिस टेक्स्ट के ऊपर वो लिंक जो है वो सेंड हो रहा होता है वो एंकर टेक्स्ट कहलाता है। इस केस में हमारा जो कंपेटिटर है गारमिन, वो जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर या जिस जिस एंकर टेक्स्ट के ऊपर उसको किसी भी रेफरिंग डोमेन ने लिंक किया हुआ है वो सारे एंकर टेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है वो शो हो रहे हैं। अच्छा, इसका जो फ़ायदा है वो ये है
कि आपको एक अच्छा इंफॉर्मेशन यहाँ से इस चीज़ की मिल जाती है कि वो कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनको इस कंपेटिटर ने टारगेट किया हुआ है फॉर देयर एंकर टैग्स। इसमें बहुत सारी ऐसी भी एंकर टैग्स हैं जो स्पेसिफिकली ब्रांड रिलेटेड है, जैसे गारमिन, गारमिन एक्सप्रेस, गारमिन कनेक्ट मोबाइल, ये स्पेसिफिक टू देयर ब्रांड है और इनको आप टारगेट नहीं कर सकते। बट अगर आप इनको गो थ्रू करते हैं तो आपको इस चीज़ का अच्छा आइडिया मिल जाता है इन मैनी केसेस कि आपको कोई ऐसे कीवर्ड्स मिल सकते हैं जो कि आप अपने लिए भी टारगेट कर सकते हैं और अपने पास वहाँ से रेलिवेंट ट्रैफिक जो है वो एक्वायर कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आप इनसे compete करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक्टिविटी ट्रैकिंग एक्यूरेसी, ये एक अच्छा कीवर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंट, ये समथिंग जो है वो एक वॉच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, ये जो है वो थ्रू आउट सारे एंकर टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है। अगर आप स्पेसिफिकली जो एक टर्म, दो टर्म्स को देखना चाह रहे हैं तो वो आप जो है वो यहाँ से फर्दर जो है वो देख सकते हैं। टर्म्स जो है वो सिंगल टर्म्स जो है वो इस तरीके से शो हो रही हैं। टू टर्म कीवर्ड्स जो हैं या थ्री टर्म कीवर्ड जिसको हम टर्म फ्रेजेस कहते हैं, वो भी आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास जो है वो शो हो रही होगी। और उसको आप अगर एक दफ़ा भी गो थ्रू कर लेंगे तो आपको एक अच्छा चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने कंटेंट में या अपनी वेबसाइट पे यूज़ करके ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर सकते हैं या किसी न किसी पॉइंट पे ऑर्गेनिकली जो है अपने कंपेटिटर के इक्वल आने की कोशिश कर सकते हैं। रेफरिंग आईपी में बेस्ड ऑन आईपी जो है वो होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए देखना। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि वो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर आपका कंपेटिटर रैंक कर रहा है। तो इस केस में आप देखें कि जो सबसे टॉप कीवर्ड है इनका गारमिन, जो कि इनका ब्रांडेड कीवर्ड है, जिसके ऊपर इनके पास तकरीबन 5 लाख का ट्रैफिक पर मंथ आ रहा है और ये उसके ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ से आपको जो है अगर आप एक गो थ्रू करेंगे तो आपको वो सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर ये 1 टू ऑल जो है वो रैंक कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप इसको इंडिविजुअली सेट भी कर सकते हैं कि आप कौन सी कीवर्ड डिफ़िकल्टी टारगेट करना चाह रहे हैं, कौन सी कीवर्ड डिफ़िकल्टी टारगेट नहीं करना चाह रहे, और देख लें कि आपका कंपेटिटर उस कीवर्ड डिफ़िकल्टी रेंज के अंदर कहाँ पे फॉल कर रहा है। अब जैसे पोजीशन 1 कीवर्ड जो है वो मोस्टली ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं, बट इन सम केसेस आपको यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जिस पे वो पोजीशन 1 पे तो रैंक कर रहा है आपका कंपेटिटर, बट वो ब्रांडेड कीवर्ड नहीं है, तो देयर इज़ अ चांस कि आप भी जो है वो उसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप गूगल पे एक्सपोर्ट करते हैं या एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आप इंडिविजुअली उसको अपने हिसाब से अलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से अवेलेबल है। और इसमें जो है अगर आप देखें कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की बात करनी है तो आप यहाँ पे जैसे लेट्स से 5 और 10 पोजीशन के कीवर्ड्स को देखना चाह रहे कि वो उस पे कहाँ पे आपका कंपेटिटर है, तो वो जो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये 5 से 10th पोजीशन पे आपका कंपेटिटर है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये ऑल इन ऑल इन डिटेल बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है और ये आपका जो इवेंचुअल कीवर्ड प्लान आप कर रहे होगे उसके अंदर आपका जो ये कंपेटिटर एनालिसिस वाला पार्ट है उसमें आप ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि आपके कंपेटिटर्स किस किस चीज़ों के ऊपर जो है वो रैंक कर रहे हैं, किन के ऊपर वो पोटेंशियली रैंक कर सकते हैं। तो आप अपना प्लान और अपने कंटेंट में वो क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं और किन चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऑब्वियसली ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आप बेस्ड ऑन देयर कंपेटिटिव नेचर जो है वो नहीं अप्रोच करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक आपका कंपेटिटर उसके ऊपर फर्स्ट रैंक पर है और देन अगेन उसके ऊपर वो अच्छा ट्रैफिक भी एक्वायर कर रहा है और आप जो हैं कंटेंट साइट से इतने जो है वो एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज नहीं है कि आप उसको कीवर्ड को टारगेट कर सकें, तो देन अगेन वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी कि आप उस कीवर्ड को जो है वो टारगेट करना आपके लिए फ़ीज़िबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस पे जो है वो आप क्योंकि कीवर्ड एनालिसिस या ये जो भी कीवर्ड प्लान आपका बनता है या कंटेंट प्लान बनता है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो वो इसीलिए लेती है कि आपके पास बहुत सारे वेन्यूज़ होते हैं जिसके अंदर से जो है आप
इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास Ahrefs का टूल है तो आपको इसी में ही बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको वन टू ऑल काफ़ी सारे कीवर्ड बेस्ड ऑन देयर पोजीशन और डिफ़िकल्टीज देखना होगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर कंपेटिटर का कर रहे हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, आपको मोस्ट लाइकली 5 से 6 कंपेटिटर्स को दिमाग में रखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो कहाँ कहाँ रैंक हो रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं रैंक हो रहे। तो इट्स अ रियली टाइम कंज्यूमिंग जॉब। तो इसको फिर आपको मैन्युअली खुद ही सारा गो थ्रू करके देखना पड़ेगा कि आपको आपके लिए कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं, किस पे क्या ट्रैफिक आ रहा है और सारी चीज़ें। इसके बाद हमारे पास आते हैं टॉप पेजेस। सिमिलर टू ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ये आपको वो सारे पेजेस बता रहे होते हैं जो कि कहीं पे रैंक कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है वो ट्रैफिक आ रहा है और वो कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। तो अब आप जैसे यहाँ पे देखें कि इनका जो होम पेज है garmin.com, वो तकरीबन 6000 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, और उस बेसिस के ऊपर इसके पास जो है वही 5 लाख का ट्रैफिक आ रहा है। ये सारे टॉप कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये URLs जो हैं वो रैंक हुए में। तो आप ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये किन किन जगहों पे रैंक हो रही है, किन किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है, एक URL कितने कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसमें आप जैसे देखें कि आप अगर एक भी URL पे क्लिक करते हैं, और इस केस में हमारे पास जैसे 6000 कीवर्ड्स पे ये एक पर्टिकुलर URL रैंक कर रहा है, तो वो सारे जो कीवर्ड्स हैं वो देन अगेन आपको दोबारा से यहाँ पे शो हो जाएंगे। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें जो आप जो हैं वो देख सकते हैं। कंपीटिंग डोमेन्स एक बहुत अच्छा एनालिसिस टूल है। इसमें जो ये आपका कंपेटिटर है, ये इनके जो फर्दर कंपेटिटर्स हैं जिससे ये वेबसाइट compete कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स या ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आप यहाँ पे देखें कि गारमिन तो खैर इनका अपना ही ब्रांड है। द GPS स्टोर, ये एक वेबसाइट है जिससे ये compete कर रहे हैं तकरीबन 2500 कीवर्ड्स के ऊपर, और ये उसका एक इंटरसेक्शन ग्राफ है कि इनका कितना चंक है और इनका कितना चंक है। तो आपको यहाँ से फर्दर कंपेटिटर एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इनके और कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं, और आपको उनको जो है वो आ, अपने प्लान का पार्ट बनाना चाहिए और उनको भी फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस ऑर्गेनिक के अंदर बाकी सारी चीज़ें भी हैं, जो एक नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है जो पहले Ahrefs में नहीं थी, वो है कंटेंट गैप। इसमें ये होता है कि ये चीज़ मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारा अभी वो प्रोडक्ट मैं इससे रिलेटेड नहीं हूँ। हम तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इसको डिस्कस करें, लेकिन आपकी जो भी वेबसाइट है आप उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, और आपके जो भी जिसे कहते हैं कंपेटिटर्स हैं उनके भी आप URLs यहाँ पे मेंशन करते हैं। और उससे होता ही है कि जो भी आपके कंपेटिटर के रैंकिंग कीवर्ड्स हैं और उस पर आपकी क्या रैंकिंग्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। तो इसको अगर हम मज़ीद डाइसेक्ट करें, तो अगर हम कंपीटिंग डोमेन्स से फॉर एग्ज़ाम्पल GPS स्टोर को निकालते हैं और हम यहाँ पे ये इस तरीके से डाल देते हैं, तो कीवर्ड्स दैट द बिलो टारगेट्स रैंक फॉर। अब ये वो सारे कीवर्ड्स आपको दिखा देगा जिसके ऊपर आपका जो ये वेबसाइट थी GPS स्टोर, वो रैंक कर रही है, लेकिन आप रैंक नहीं कर रहे। तो ये आपको उन सारे कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये जो भी कीवर्ड्स जिनको आप पोटेंशली अप्रोच या अपने कंटेंट का पार्ट बना सकते हैं, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके कंपेटिटर्स इस पे रैंक कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली वो रेलेवेंट है आपके ट्रैफिक से, एंड यू शुड आल्सो गिव इट अ ट्राई। इसमें कुछ देन अगेन जिसे कहते हैं
ब्रांडेड कीवर्ड्स होंगे या ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो जिस पे आपकी रैंकिंग इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होगी, तो हमें उस चीज़ को दिमाग में रखना होता है। बट एट द सेम टाइम हम फिर कीवर्ड डिफ़िकल्टी और बाकी सारी चीज़ों को भी जो है वो नोट कर रहे होते हैं कि हम किन चीज़ों को जल्दी अचीव कर सकते हैं और किन चीज़ों को हमें एक लंबे प्लान का जो है वो हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पेटिटर एनालिसिस। और अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये रिसेंटली एएचआरएफ्स में जो है वो इंक्लूड की गई थी, तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों को इसका जो भी वर्किंग है वो समझा दूं, क्योंकि ये जब आप अपना कीवर्ड एनालिसिस और कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपने जितने भी कंपेटिटर्स अपने दिमाग में रखे हुए तो उनका जब आप ग्रेजुअली उनको गो थ्रू करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि जिसके ऊपर आप जो है फ़र्दर अपना प्लान बना सकते हैं। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली और आपने ये सोच लिया कि आप कौन कौन से ब्लॉग्स लिख रहे हैं या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है आप रैंकिंग्स अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये कंटेंट गैप से आप फिर मज़ीद उनको जो है वो अलाइन कर सकते हैं कि मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो इन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं, तो आई थिंक आई शुड ऑल्सो ट्राई एंड रैंक ऑन दीज कीवर्ड्स एज वेल। फिर हम उस चीज़ को दोबारा से यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं कि जो हम फिर हमारी जो बैकलिंक स्ट्रेटजी है या हम रेफरिंग डोमेन्स को जो है वो इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि हमें किन कीवर्ड्स के ऊपर इवेंचुअली जो है वो रैंक करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट पेजेस बाय इनकमिंग लिंक्स। इसमें सिमिलर चीज़ें होती हैं जो हमने पहले लिंक्स को इन डिटेल भी देखा था। इसमें थोड़ा सा एडिशनल जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि इसमें इंडिविजुअली जितने भी यूआरएल्स आपके कंपेटिटर के हैं, बेस्ड ऑन के हर यूआरएल को नंबर ऑफ कितने रेफरिंग डोमेन्स थे उस हिसाब से यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है और उस हिसाब से आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं। अब पेजेस के सेक्शन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो होती है टॉप कंटेंट। अगर आपने बस सुमो यूज़ करा हो तो आपको आइडिया होगा कि बस सुमो में आप जो भी कंटेंट या किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं इंटरनेट के ऊपर वो आपको उसका एक ओवरव्यू दे देता है। यहाँ पे ये होता है कि टॉप कंटेंट में उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर्टिकुलर कंपेटिटर के जो टॉप ट्रेंडिंग आर्टिकल्स या पेजेस होते हैं उनकी जो समरी है वो आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखें कि garmin.com का जो टॉप कंटेंट की लिस्ट है वो आपके सामने, और 236 रिज़ल्ट्स इसके आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप कंटेंट। अब इसको देख के आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इन्होंने यूज़ की और वो जो है वो वायरल हुई या वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। तो उसको आप अपने कंटेंट का भी पार्ट बना सकते हैं और उसको समहाउ आप जो है अपनी स्ट्रेटजी में यूटिलाइज़ करके आप भी वो ट्रेंडिंग फैक्टर जो है अपने लिए जो है वो एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो आउटगोइंग लिंक्स हैं वो इन डिटेल हमने यहाँ पे ऊपर देख लिए थे। ब्रोकन लिंक्स जो हमने बैकलिंक्स के अंदर देखे थे, मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि जब आप लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रोकन लिंक्स जो हैं उनको गो थ्रू करें, क्योंकि वहाँ से आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी होता है कि वहाँ से आप जो है वो लिंक्स जनरेट करवा सकें। तो वो जो है आपके लिए जो आपकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर आपका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप अपने कंपेटिटर्स के जो ब्रोकन लिंक्स हैं या ऐसी वेबसाइट जिन्होंने आपके कंपेटिटर को लिंक करा हुआ है बट ड्यू टू सम रीज़न वो जो लिंक था वो डाउन हुआ हुआ है, तो उन वेबसाइट्स को आप पेज कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो सिमिलर कंटेंट है और वहाँ पे जो है आप लिंक वहाँ से आप एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स एक्सप्लोरर। कीवर्ड एक्सप्लोरर इन द पास्ट हमने इन डिटेल बहुत सारे टूल्स डिस्कस करे कि हम किस तरीके से जो है वो कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। ये Ahrefs का जो कीवर्ड एक्सप्लोरर है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल जो है वो इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। और अगर आपके पास ये टूल है
तो आप इससे 90 to 95% ऑफ योर कीवर्ड रिसर्च जो है वो आपकी इससे भी कंप्लीट हो सकती है। बट देन अगेन मैंने पहले सारे फ्री टूल्स को इसीलिए डिस्कस कर लिया कि इन मैनी केसेस आप शायद जो है आपके पास Ahrefs का एक्सेस ना हो, तो आप फिर उन मेथड्स को यूज़ कर लें और आप अपना जो कीवर्ड रिसर्च है आपकी वो उसको उस तरह से कंप्लीट कर लें। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास किसी पेड टूल का एक्सेस है और अगर आप Ahrefs का एक्सेस आपके पास आपकी कंपनी या आपके प्रोजेक्ट के लिए है, तो आपको मैं रेकमेंड फिर ये करूँगा कि आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप Ahrefs के थ्रू जो है वो अपनी कीवर्ड रिसर्च करें। तो हम लोग इन द पास्ट हमने एज एन एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस को बहुत डिस्कस करा है, तो हम उसी को देख लेते हैं कि हम अगर स्मार्ट वॉचेस को सर्च करते हैं तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है। Ahrefs का फ़ायदा ये है कि ये आपको इन डिटेल एक पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दे देता है और उससे आप फर्दर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको उन कीवर्ड्स को किस तरीके से टारगेट करना है और आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होगा एक पर्टिकुलर कीवर्ड को के ऊपर रैंक होना। तो जैसे हमने यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस को सर्च करा, तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपकी सामने जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी आ रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो है 70। एज अ स्टार्टअप आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च Ahrefs के थ्रू कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 0 to 20 कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको पहले टारगेट करें, क्योंकि आप ख़ुद एक स्टार्टअप होंगे तो आपकी डोमेन रैंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आप इतने ज़्यादा लिंक्स क्रिएट नहीं कर पा रहे होंगे। तो उस पॉइंट पे आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम में जिस कीवर्ड को लेट्स से अगर आप स्मार्ट वॉचेस के कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपके जो कंपेटिटर्स होंगे वो बहुत हाई रैंकिंग डोमेन्स होंगे, तो वहाँ पे उनको हमेशा वैल्यू मिल रही होगी, क्योंकि आप उस पोजीशन पे नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपने कंपेटिटर से compete कर सकें। तो फॉर द स्टार्ट हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि हम लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको पहले टारगेट करें और उनके ऊपर रैंक करके हम इवेंचुअली ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स की तरफ जाएं। इवन दो इस पे जो है जो लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स होते हैं वो देन अगेन वो लो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर कंपटीशन कम होता है, उनके ऊपर कंपटीशन कम इसलिए होता है क्योंकि उनकी सर्च रिज़ल्ट्स कम होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये आपके लिए एक अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप लो कंपटीशन वाले जो डोमेन्स हैं उसके अंदर जो है वो जल्दी रैंक कर सकते हैं अगर आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, और गूगल फिर आपको वैल्यू देना शुरू हो जाता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। तो फिर जब आप हार्ड डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स के ऊपर आते हैं तो आपके पास एक अच्छा आर्काइव होता है उस पर्टिकुलर डोमेन का, और उस पॉइंट पे आपके लिए हार्ड डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स पे रैंक करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इसका वॉल्यूम कितना है, 9.6K, मतलब अराउंड 10,000 लोग हर महीने इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करते हैं, और फिर इसका क्लिक थ्रू रेट भी यहाँ पर आ रहा होगा जी। आउट ऑफ दोज 10,000, 6,000 लोग किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी एक क्लिक के ऊपर जो है वो किसी भी एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें ये फर्दर आपको जो है वो ये भी दिखा रहा है कि सर्चेस विदाउट क्लिक 60% होते हैं, पेड क्लिक्स जो है वो 11% होता है, जिसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पेड एड्स लगाना इतना फीजिबल या इतना फ़ायदेमंद नहीं है। हाउएवर ऑर्गेनिक कीवर्ड रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो लिंक्स ज़्यादा हैं, मतलब लोग इस कीवर्ड को ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो है वो सर्च करते हैं रादर देन कि वो एक्चुअली उस चीज़ को परचेज़ कर रहे हो। अच्छा, इसके अंदर आप किसी भी एक कीवर्ड को अगर आप सर्च करते हैं तो उससे रेलेवेंट आपको बहुत सारे जो है वो कीवर्ड आइडियाज़ शो हो रहे होते हैं जो कि आप अपने कीवर्ड रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे और वो आपको बेस्ड ऑन योर कीवर्ड जो आपने लिखा है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ वो आपको दे देगा। अब इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी सॉर्ट कर सकते हैं, या
आप इसको गूगल पे या एक्सेल पे आप इंपोर्ट करके उसको वहाँ से भी जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा आसान तरीका यही है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर लें, और फिर जब आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आ रही हो तो फिर आप उस फाइल को जो है वो इंपोर्ट कर लें, ताकि आपके पास जो भी शीट हो वो सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो या तो बहुत हार्ड है, या जिनका क्लिक्स बहुत कम है, या जिनके वॉल्यूम बहुत कम है। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी आप उसको सेट कर रहे होंगे, और फिर उसको मज़ीद जो है अपने कीवर्ड रिसर्च का पार्ट बना रहे होंगे। तो कंसिडरिंग कि हम स्मार्ट वॉचेस की इंडस्ट्री में एक नया स्टार्टअप है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी एट मैक्स हो वो लेट्स से 30 हो। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो कीवर्ड्स आ रहे हैं जो कि इन कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ के अंदर फॉल कर रहे हैं। अब ये फर्दर जो लिस्ट आगे जा रही है वो बेस्ड ऑन देयर वॉल्यूम है। ब्रांड स्मार्ट आई गेस एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, और इनका जो इनके जो ब्रांडेड क्लिक्स हैं वो इतने। अच्छा, ये हमारे लिए ऑब्वियसली फ़ायदेमंद नहीं है कि हम इस कीवर्ड को टारगेट करें। फॉसल वॉचेस ब्रांडेड कीवर्ड है, ब्रांडेड वॉचेस कम्युनिटी है, फिटबिट व्हाट्सएप 2 बैंड्स ये भी आई थिंक ब्रांडेड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और भी कीवर्ड्स होंगे जो आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स से कि आप कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि एसेसरीज़ प्रोवाइड करते हैं वॉच से रिलेटेड, या आपके पास वॉच बैंड्स की भी एक अच्छी एसेसरी जो है वो अवेलेबल है। तो फॉसल वॉच बैंड्स जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी सिर्फ 8 है और जिसका एवरेज मंथली सर्चेज समवॉट अराउंड 4000 है, तो ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी में, और इससे रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं या कोई लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्मार्ट वॉच ब्रांड्स जो बैंड्स हैं उनको आप प्रमोट करें। बेस्ट बाय स्मार्ट वॉच, इस कीवर्ड को भी आप इन अ वे टारगेट कर सकते हैं कि आप अपने कोई कंटेंट पीस क्रिएट करें जिसमें आप ऐसे स्मार्ट वॉचेस को डिस्कस कर रहे हो जो कि बेस्ट बाय हो, और उसका टॉपिक आप इस तरीके का बना सकते हैं, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस टू बाय। तो ये कीवर्ड वैसे तो डायरेक्टली इससे लिंक नहीं हो रहा है, बट क्योंकि गूगल का जो है हमने एल्गोरिथम के बारे में थोड़ी सी चीज़ें सर्च करी थी और उनको डिस्कस किया था कि गूगल सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहा होता कि आपने एक्यूरेटली उस कीवर्ड को जो है वो सर्च कराओ, बट इन सम केसेस अगर आप जो है उस कीवर्ड को घुमा फिरा के भी अपने कंटेंट का पार्ट बना रहे हैं तो इट स्टिल मेक्स सेंस, और गूगल उसको वैल्यू देके आपको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये एक अच्छा सर्च टर्म है, स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन। आप अपनी जो है वो ये और एक और जो कीवर्ड है स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, ये दोनों जो है आप कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं और इसमें एक बहुत अच्छा कंटेंट पीस भी बना सकते हैं जिसको आप फर्दर इंटरलिंक कर सकते हैं अपने किसी एक लैंडिंग पेज के ऊपर जो कि स्पेसिफिकली वुमेन रिलेटेड स्मार्ट वॉचेस को जो है वो प्रमोट कर रहा हो, या वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है जो भी वॉचेस है वो स्पेसिफिकली वुमेन से रिलेटेड है। तो इससे आपको 90 to 95% आपका जो कीवर्ड रिसर्च का जो काम था वो आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप जो भी आपको कीवर्ड्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं आप उनको फर्दर सेलेक्ट कर सकते हैं और वो फिर आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लें और फिर उसको इवेंचुअली एक्सपोर्ट कर लें, तो इट्स अप टू यू। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड ये ऐड कर लिया, कीवर्ड ये ऐड कर लिया, एक कीवर्ड बेस्ट बाय स्मार्ट वॉच मुझे अच्छा लग रहा है, बेस्ट वाटर प्रूफ स्मार्ट वॉच बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर बहुत इजीली आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपको और दिखानी है वो ये एक छोटी सी बार आ रही है, इस बार को आपको नोट करना है क्योंकि ये आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे देती है कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना है इन टर्म्स ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग, और इसके ऊपर जो यूज़र मेंटेलिटी है ऑन द नंबर ऑफ क्लिक्स वो क्या है। तो आप यहाँ पे देखें कि बेस्ड ऑन दिस कीवर्ड इस पे 92% जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं रादर देन ऑन पेड लिंक्स। सिमिलरली फॉसिल वॉचेस पे ये समवॉट अराउंड 50-50 का रेशियो है। अब जो हमने यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट करे तो इस पे 40% लोग पेड के ऊपर
पेड लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, बट एट द सेम टाइम एक अच्छा चंक ऑर्गेनिक लिंक्स पे भी क्लिक करता है, तो इट डेफिनेटली मेक सेंस कि आप इस कीवर्ड को टारगेट करें। इस पे आगे CPC भी है, तो आप ये चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप एक वॉल्यूम एक पर्टिकुलर कीवर्ड का टारगेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड ऑन इट्स CPC अगर आप कोई भी कंटेंट को रैंक करते हैं तो आप कितने पैसे उस कीवर्ड से जो है वो बचा रहे होंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डायरेक्टली CPC कर रहे होते और पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे होते। इसमें जो है हम फर्दर इस चीज़ को भी फोकस कर सकते हैं कि लेट्स से कि हम ये बोलते हैं कि हम एक ऐसी पोजीशन पे हैं जिसमें हम एट मैक्स जो है वो 10 कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले जो है वो कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आप फर्दर मोर इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट कर सकते हैं 10 कीवर्ड डिफ़िकल्टी के ऊपर एट मैक्स। अच्छा, इसमें जो चीज़ आपको मेक श्योर करनी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास कंसिडरिंग कि यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, तो आप ये सारे कीवर्ड्स इफ़ इट डज मेक सेंस कि आपके वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो आप वो कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। बट इन मैनी केसेस ऐसा होता है कि जब आप 10 से लो डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर आते हैं, 1 2 3 4 ऐसी कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ पे आते हैं, तो आपके पास जो सर्च वॉल्यूम होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप एटलीस्ट उन कीवर्ड्स को टारगेट करें जो मिनिमम 250 जिनका सर्च वॉल्यूम है। 250 सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक कीवर्ड के ऊपर आप रैंक हो रहे हैं, तो आप एट मैक्स 250 यूज़र्स का ट्रैफिक एक महीने के अंदर उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ला रहे हैं। ये छोटे छोटे जो चंक्स होते हैं वॉल्यूम के, ये एडअप बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आप ग्रेजुअली जो है अपने कंटेंट को SEO ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं और इन तरीके के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप कंसिडरिंग के सिर्फ एक हफ्ते में 2 ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि बहुत लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी जिनकी है और जो कि तकरीबन 250 यूज़र जिनका जो है वो सर्च वॉल्यूम है, तो एक महीने के अंदर जो है आप 8 ऐसे कंटेंट्स प्रोड्यूस कर लेंगे जो कि तकरीबन आपको जो है 2000 का जो है वो ट्रैफिक आपको एक महीने के अंदर लेकर आपके पास आ जाएगा। अब ये जो 2000 है ये हर महीने आता रहेगा, तो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आपने एक महीने में 8 बना लिए, तो आप सेकंड मंथ में मज़ीद 8 बना लेंगे, तो वो जो आपका ग्रेजुअल इंक्रीज़ ऑफ ट्रैफिक है वो बढ़ता रहेगा। और इन अ वेरी फ्यू मंथ्स आप 3 महीने 6 महीने के अंदर आपके पास एक अच्छा ऑर्गेनिक चंक इन द फॉर्म ऑफ 4000 5000 ट्रैफिक आप सिर्फ और सिर्फ इन लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के जो कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करके भी आप एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और कौन से कीवर्ड्स हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं? इस पे नहीं है तो हम आगे मूव कर जाएंगे। बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर किड्स एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। इट डज़ मेक सेंस कि अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, आप स्मार्ट वॉचेस में डील करते हैं, तो आप जो है वो इसके ऊपर कंटेंट पीस बना सकते हैं, इसके ऊपर आप एक पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी बना सकते हैं और फिर आप इंटरलिंकिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड है, तो इस पे आपके लिए रैंकिंग आसान हो जाएगी। 1.2 थाउजेंड इसका जो है वो वॉल्यूम है और 1.2 थाउजेंड वॉल्यूम के अंदर तकरीबन 900 जो है वो यूज़र्स क्लिक कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप इस पर रैंक करते हैं तो एक महीने में आप इसके अंदर से तकरीबन 5 से 600 यूज़र्स के क्लिक्स डेफिनेटली आप एक्वायर कर सकते हैं। इसको आप फर्दर देखना चाहें तो आप यहाँ पे SERP पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड जो गूगल के पास, जब आप इस कीवर्ड को गूगल पे लिखेंगे और जो सर्च रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे वही सर्च रिज़ल्ट्स अभी आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि इस कीवर्ड पे करेंटली कौन सी वेबसाइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं और आप उस पर आप रैंक कर सकते हैं या नहीं रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी 9 दिखा रहा है, जिसका मतलब इट्स फेयरली ईजी फॉर यू कि आप इस पर रैंक कर लें। बट एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो कंपेटिटर्स आ रहे हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा ये
कंपेटिटर्स जो हैं इनको तो आप आराम से आई गेस जी इनको तो आप आराम से बीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कंटेंट। और अगर आप अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसको इंटरलिंक सही से करते हैं, अगर आप उसके लिए एक बाकायदा प्रोडक्ट लाइन भी बना रहे हैं, तो इस पे तो आप बहुत आराम से रैंक कर सकते हैं। आपके लिए जो सबसे बड़ा इसमें कॉम्पिटिटर होगा वो मेरा ख्याल से मैशेबल होगा, क्योंकि इनके पास एक अच्छी जो है वो डोमेन रैंकिंग है, और इनके पास एक अच्छा बैकलिंक प्रोफाइल होती है कि आप इनको जो है वो इनको बीट करना इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग या कंटेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे फिर आप उस रेफरल या बैकलिंक वाली जो आपकी स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा उसका काम ज़रूरी हो जाता है। तो आप जो भी कीवर्ड्स आपको यहाँ से समझ में आ रहे हैं आप उनको जो है वो ऐड कर लें। द मोर द बेटर, क्योंकि आपका जब आप इवेंचुअली अपने कीवर्ड स्ट्रेटजी से अपने कंटेंट प्लान बना रहे होंगे, अपना मार्केटिंग प्लान बना रहे होंगे, तो उसके अंदर आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि आपके पास इतने कीवर्ड्स हों कि आप एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको पता हो कि मुझे हर महीने या हर हफ्ते में किन किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, उनके हिसाब से मुझे कितने जो है वो कंटेंट्स को प्रोड्यूस करना है और उनको किस तरीके से मुझे अपनी वेबसाइट का पार्ट बनाना है। तो आपको अपना अच्छा खासा चंक रिसर्च में लगाना होगा। आप ये मत समझें कि आप एक दिन में बैठ के कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे। कीवर्ड रिसर्च में अच्छा खासा टाइम लगता है। ऑब्वियसली आप अपने पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे, उसके बाद आप कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे होंगे, आप कंपेटिटर के कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे होंगे, और वो फिर एक कंपेटिटर नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री आपके जो है वो बहुत सारे कंपेटिटर्स हो सकते हैं। फिर आपको उसमें फ़र्दर जो है वो जॉट डाउन करना होगा कि आपके बेस्ट कंपेटिटर्स कौन से हैं जिनको आपको टारगेट में रखना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उनके क्या कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड रिसर्च एक बहुत लेंदी प्रोसेस इस वजह से बन जाता है, बट एट द सेम टाइम इट्स वर्थ इट कि आप उसके ऊपर टाइम लगाएं, क्योंकि इवेंचुअली उसके ऊपर बेस करके जो है आप अपना पूरा कंटेंट प्लान और मार्केटिंग प्लान बना रहे होंगे, और ऑब्वियसली उससे रिलेटेड आप कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उससे रिलेटेड आप लैंडिंग पेजेस भी बना रहे होंगे। तो इसमें आपको टाइम लगेगा, बट डू मेक श्योर कि आप इस पर टाइम लगाएं, क्योंकि ये इवेंचुअली जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अच्छा, अब जैसे लेट्स से मैंने बेस्ट मेंस वॉचेस भी यहाँ से उठा लिया, तो लेट्स से हमने ये 10 कीवर्ड्स यहाँ से उठाए। अब मैं यहाँ को इनको ऐड करूँगा, और ये मैं अपने पास अलग से भी जो है वो एक कीवर्ड के अंदर लगा सकता हूँ, और इनको जो है जब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा तो वो इवेंचुअली मेरे डैशबोर्ड का पार्ट बन जाएंगे। तो उनके ऊपर जो भी ट्रेंड्स हो रहे होंगे, उनके ऊपर जो भी चेंजेस आ रही होंगी, वो मेरे पास जो है वो इवेंचुअली शो हो रही होंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनको ऐड कर लूँ, लेकिन वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। हाँ, यहाँ तो यहाँ पे आपने जो भी, अगर आप फर्दर इनको जो है प्रिसाइज़ करना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन कीवर्ड्स को जो है वो अपनी लिस्ट का पार्ट बनाना है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपने वहाँ यहाँ पे सेलेक्ट करे हुए वो उसको ऐड करके आप एक्सपोर्ट कर देंगे, तो वो आपके पास फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। यहाँ ये सिर्फ 10 नहीं होंगे, ये कम से कम 600 800 1000 कीवर्ड्स तक ये चले जाते हैं, और फिर आप उसको जो है वो मज़ीद मिनिमाइज़ करके जो है अपने कंटेंट का पार्ट बनाते हैं कि आप कितने कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास साइट ऑडिट है। साइट ऑडिट अभी करंटली जो है मेरे पास साइट ऑडिट में कुछ इस तरह से आपके पास रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, और साइट ऑडिट हमने इन डिटेल पहले भी पढ़ा है, जिसमें हमने एसईओ स्पाइडर स्क्रीमिंग फ्रॉग को देखा था कि वो किस तरीके से साइट ऑडिट करता है। क्योंकि वो एक फ्री टूल है, तो वहाँ वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप जो है एक पर्टिकुलर सेट नंबर ऑफ़ यूआरएल्स से ज़्यादा जो है वो साइट को क्रॉल नहीं कर सकते। बट देन अगेन अगर आपके पास एक पेड टूल है लाइक Ahrefs, तो आपके पास ये
लिबर्टी होती है कि आप अपने कंप्लीट वेबसाइट को जो है वो क्रॉल करवा के उसका पूरा जो है वो एक साइट ऑडिट करवा सकते हैं। तो ये इन कंजक्शन विद अगर आप गूगल सर्च कंसोल यूज़ कर रहे हैं अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तो एक बहुत अच्छा जो है वो आपको टूल ये है जो आपको इन्स एंड आउट सारी चीज़ों के आपको बता रहा होता है कि आपके वेबसाइट में क्या क्या मसले हैं। गूगल सर्च कंसोल के अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं इन अ सेंस कि अगर आपके पास वहाँ पे कोई एरर्स आ रहे हैं तो उसमें आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती कि उसको आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। और फिर आप एट सम केसेस या तो अगर वो बहुत ही क्लियर कट इश्यूज़ हैं तो वो वहाँ पे आपके पास के सॉल्यूशंस होंगे कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। बट इन मैनी केसेस आप, क्योंकि एरर्स तो आप सॉल्व कर सकते हैं बट इन मैनी केसेस देयर आर सम वार्निंग्स जो आपको सॉल्व करना जो है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप Ahrefs के थ्रू साइट ऑडिट करते हैं तो आपके पास इस तरीके की कुछ रिपोर्ट आती है जो आपको सारी जो है वो प्रॉब्लम्स बता रही होती है कि आपकी वेबसाइट में है, या अगर आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाती है। अब जैसे आपके सामने यहाँ पर आ रहा है हेल्थ स्कोर आ रहा है, क्रॉल यूआरएल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, इसके अलावा एरर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास रेड में जो है मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं, येलो में जो है वो आपकी वार्निंग्स आ रही होती हैं, और ग्रीन का मतलब कि आपकी जो यूआरएल्स हैं वो कम्प्लीटली फ़ाइन है। तो इसमें जो अच्छी चीज़ होती है साइट ऑडिट के अंदर Ahrefs की, वो ये होती है कि जब आप इनको इंडिविजुअली हर इशू को क्लिक करते हैं तो वो आपको वो सारे यूआरएल्स बता देता है जो जिनके अंदर वो प्रॉब्लम है, और उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं वो सॉल्यूशंस भी वो आपको दिखा रहा होता है। तो ये इन टर्म्स ऑफ एरर्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि आप अपने एरर्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपको जो है वो सारी ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है कि आपके वेबसाइट में जो वार्निंग्स हैं वो आप किस तरीके से कैटर कर सकते हैं। अब ऑल टेक्स्ट जो है वो एक वार्निंग है, बट ये यहाँ पे एक वार्निंग है, बट एसईओ पर्सपेक्टिव से आपकी सारी जो इमेजेस हैं उनके अंदर ऑल टेक्स्ट ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ हमने एसईओ में पढ़ ली थी कि हम किस तरीके से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो इमेजेस को हमें मेक श्योर करना होता है कि हम अपनी जो भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ओरिजिनल इमेजेस हों, और सेकेंडली हर इमेज को एक पर्टिकुलर नेम असाइन हुआ हुआ इन टर्म्स ऑफ ऑल टेक्स्ट। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं जो कि जिनके पास ऑल टेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको वो सारे यूआरएल्स इन टर्म्स ऑफ वो इमेज यूआरएल्स मिल रहे होंगे कि जिन पे ऑल टेक्स्ट नहीं है, और फिर आप वहाँ पे इंडिविजुअली इन ऑल टेक्स्ट को लगा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको देन अगेन सर्च कंसोल पे नहीं मिलेगी कि आपके किन इमेजेस के ऊपर जो है वो ऑल टेक्स्ट नहीं लगे हुए। अगर आप एसईओ स्पाइडर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको इन डेप्थ इस तरीके से तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो आपको सारे यूआरएल्स और सारी इमेजेस बता देता है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं जो कि यहाँ पे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पेड टूल है, और इसमें सिमिलर टू ऑल टैग्स आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि आपके टैग सही से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, और आपने जो है अपनी मेटा डिस्क्रिप्शंस जो है वो सारे आपके पेजेस पे अवेलेबल हैं या नहीं है, और सिमिलरली बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं जो इनके अंदर आपको इन डिटेल जिनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अच्छा जी, लास्टली हमारे पास है कंटेंट एक्सप्लोरर। ये सिमिलर है बससूमो से या फीडली से, जो कि हम टॉपिक्स को, ट्रेंड्स को देखने के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपको बससूमो या फीडली का आइडिया है तो वेल एंड गुड, बट वो उसमें कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि देन अगेन वो जो है पेड टूल नहीं है, वो फ्री टूल्स हैं। अगर आप उनको फिर इवेंचुअली पे करते हैं तो फिर वो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ के होने का फ़ायदा ये कि आपको इस पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे जो है वो कंटेंट एक्सप्लोरर वाले फ़ीचर भी मिल रही होती है, और वो आपको पेड एस्पेक्ट के अंदर जो है वो डीप इंफॉर्मेशन जो है वो लाके दे रही होती है किसी भी टॉपिक या किसी भी कंटेंट के बारे में। तो हमने इन द पास स्मार्ट वॉचेस को ही ज़्यादा गो थ्रू करा है, तो हम स्मार्ट वॉचेस को एक दफ़ा दोबारा भी देख लेते हैं कि हम स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड अगर हम टॉपिक्स को देखते हैं तो उसमें क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। एक चीज़ तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये नोट कर सकते हैं कि इन द पास्ट स्मार्ट वॉचेस को एक अच्छा बूम मिला है, एज इन के
कंटेंट पब्लिश्ड इन द फ्यू इयर्स जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था, बट एज सून एज़ के हम 2020 में आए उसको जो है वो एक अच्छा बूम मिला है और ज़्यादा अच्छे खासे जो है वो कंटेंट जो है वो स्मार्ट वॉचेस के ऊपर पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ से आप इसको वन पेज पर डोमेन पे कर दें तो वो सिंपली उस पर्टिकुलर डोमेन हर डोमेन से एक पर्टिकुलर जो है वो लिंक आपको शो हो रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास लिंक आ रहा है वो एक ब्लॉग के ऊपर है जो कि चीप चाइनीज स्मार्ट वॉचेस को के बारे में बता रहे हैं। तो मई 13 2020 को ये अपडेट हुआ है, फर्स्ट ये पब्लिश हुआ था लास्ट ईयर। तो देन अगेन इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि ये रेगुलरली पब्लिश आर्टिकल्स हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं और आपको यहाँ पे बताऊँगा वो ये कि आपको यहाँ पे इन चीज़ों को नोट करना है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक रीच नहीं देख रहे, यहाँ पे हम ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे ट्रेंड्स के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे सोशल शेयर्स देखें इसके कि इसको ओवरऑल 3000 शेयर्स इस आर्टिकल के फेसबुक पे हुए हैं और पिंटरेस्ट पे इसकी जो पिक्चर्स हैं वो तकरीबन 6000 दफ़ा इसकी भी शेयरिंग हुई है। तो ये एक बहुत ट्रेंडिंग सा टॉपिक था कि आपने जो है चाइनीज़ स्मार्ट वॉचेस की बात की हुई थी और वो जो है उसको एक बहुत एक अच्छा फ्लेयर मिला इन अ सेंस कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली शेयर हुआ। तो आप भी इस तरीके का कुछ सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है 4 वर्ड्स, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर 4 वर्ड्स लिखे गए थे। ये मोस्ट लाइकली जो है जी, ये मोस्ट लाइकली एक पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है जिसकी वजह से वो इसके वर्ड काउंट्स जो हैं वो काउंट नहीं हो रहे हैं। बट ये कंप्लीट एक आर्टिकल है जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है सारी वॉचेस के बारे में। सिमिलरली आप और भी यहाँ पे टॉपिक्स देख सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग थे, जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं और अपने कंटेंट का जिनको पार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ नज़र रखना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे इनके जो टॉपिक्स हैं या जो भी चीज़ों पे बात हुई है उन सबको गो थ्रू करें। जो भी चीज़ें आपको रेलेवेंट लगती हैं, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि यार इस चीज़ से रिलेटेड मैं भी कुछ बना सकता हूँ या मैं भी इसी डायरेक्ट कैटेगरी में फॉल करता हूँ और मैं इस टाइप के कंटेंट पीसेस क्रिएट कर सकता हूँ या इन प्रोडक्ट्स को जो है मैं प्रोमोट कर सकता हूँ, तो वो आपके लिए यहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से आपको मिल सकती है। तो आपकी जो भी मार्केटिंग प्लान होगी उसमें आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर चीज़ को नोट करना होगा कि आप इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटर्स आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और आपको जो है कीवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन है कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो ऑन पॉइंट हैं और एट द सेम टाइम आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो भी बातें हो रही हैं, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो उनसे आप अप टू डेट हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर टूल के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं और इससे जो है आप अपने बहुत सारी चीज़ों के जो है वो आंसर्स निकाल सकते हैं कि आप जो है कीवर्ड्स को भी इन डिटेल यहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं। अपने कंपेटिटर्स की ए टू जी सारी जो एसईओ पर्सपेक्टिव से उनकी एफ़र्ट्स हैं और उन्होंने अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से टारगेट किया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं और एट द सेम टाइम आप ट्रेंड्स को भी कैच कर सकते हैं कि कंटेंट एक्सप्लोरर से। तो ये सब चीज़ें जो है वो इवेंचुअली आपको फिर अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट बनानी होगी और फिर उस हिसाब से आपको कंटेंट में उस चीज़ों को यूज़ करना होगा। तो इसके साथ हमारा Ahrefs का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। इसमें जो मेजर चीज़ें थी जो एज आ एसईओ या कंटेंट हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो मैंने चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। इसके अलावा आप यू आर फ्री टू गिव इट अ ट्राई और इसमें आप मज़ीद चीज़ें देखें कि आप किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस यही था कि आपको जो है इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल ये चीज़ें समझा सकें जो करंटली एसईओ पर्सपेक्टिव से की जाती हैं
या कंटेंट पर्सपेक्टिव से की जाती हैं और किस तरीके से एज आ डिजिटल मार्केटियर हम इस टूल को यूज़ कर रहे होते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें करने के लिए। तो इसको जब तक आप खुद जो है ट्राई नहीं करेंगे तो आपको समझ में जो है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। आई विल रिकमेंड कि आप 1 से 2 दफ़ा इस वीडियो को दोबारा देखें और जो भी टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो भी Ahrefs की फ़ीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनको आप दोबारा गो थ्रू करें ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप Ahrefs को खुद यूज़ करना स्टार्ट कर रहे होंगे और आप अपने कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी और आपको पता होगा कि आपको Ahrefs को किस तरीके से यूज़ करना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो स्पेसिफ़िकली, क्योंकि हमने अब इस सेशन से हमारा जो SEO और कंटेंट का मेजर पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ कि हम अपने ब्रांड में किस तरीके से SEO और कंटेंट को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं या एज अ डिजिटल मार्केटियर हम अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से जो है वो देख रहे होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो स्पेसिफ़िकली ई कॉमर्स से रिलेटेड होगा, जिसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे कि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर SEO को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और कंटेंट स्पेसिफ़िकली ई कॉमर्स में जो है वो किस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह फिर उस सेशन में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।